स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम क्या कवर करेंगे। देखो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो स्क्यूनेस है यानी वैषम्यता है वो किस तरह से निकाली जाती है। अब उसका मेज़रमेंट कैसे करेंगे, तो आज हम मेज़र के बारे में पढ़ते हैं कि स्क्यूनेस को किस तरह से माप सकते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या है देखते हैं, यानी वैषम्य की माप। इसको सबसे पहले ये देखा जाता है कि अब तक हमने किसके बारे में स्टडी किया है कि एक तो हमने माध्य के बारे में की है, माध्यिका के बारे में की है, बहुलक के बारे में अध्ययन किया है, और दूसरा है आघूर्णों के बारे में किया है, और चतुर्थक भी होते हैं। एक चतुर्थक के बारे में जिसको क्वार्टाइल बोला जाता है उनके में अध्ययन किया है। तो उन्हीं के बेस पर अब हम इसकी माप करेंगे। तो नंबर एक सबसे पहला ये होना चाहिए कि यदि माध्य x बार माध्यिका व बहुलक के मान असमान हो, कैसे हो, असमान हो, तो उसमें वैषम्यता पाई जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट होने चाहिए सबके सब मान। नंबर टू है इसमें कि विषम आघूर्ण यानी μ1 व μ3 जो विषम आ सकते हैं, इसमें विषम दिए जाएंगे। विषम आघूर्णों का मान शून्य न हो, ठीक है। विषम आघूर्णों की मान शून्य न हो तो उसमें क्या पाई जाएगी, वैषम्यता पाई जाती है। तीसरा है इसमें चतुर्थक होते हैं। यदि Q1 और Q2 और Q3 चतुर्थक होते बेटा, ये चतुर्थक Q3 माइनस Q2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, और Q1 यानी Q2 माइनस Q1, ये इस तरह से निकाले जाएं कि यानी Q1 में से Q3 में से Q2 जिसका रिजल्ट है नॉट इक्वल टू Q2 माइनस और Q1 निकाला जाए। तो इन दोनों के मान समान नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें वैषम्यता पाई जाती है। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो क्वार्टाइल होता है तो QI इक्वल टू L प्लस IN अपॉन 4 और माइनस का C अपॉन F और इंटू H। अब इसमें I इक्वल टू 1 2 और ये 3 और 4 कुछ भी निकाल सकते हैं आप। तो इससे क्या हो जाएगा, Q1 की जो वैल्यू होगी कि L प्लस I रखेंगे तो N/4 माइनस C, जो माध्यिका में मैंने आपको सिखाई थी वही चीज़ है बेटा इसमें, ठीक है। और Q2 बराबर कितना, L प्लस 2N अपॉन 4 माइनस C अपॉन F इंटू H के बराबर हो गया। तो Q2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, Q2 की वैल्यू होगी कि L प्लस N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, जो कि माध्यिका बताती है कि नहीं बताती है, ये माध्यिका के बराबर हो गई। इसी तरह से आप Q3 निकालेंगे, यानी I का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो कितना निकल के आएगा कि L प्लस 3N/4 माइनस C अपॉन F इंटू H, इस तरह से निकाल सकते हैं। जब इस तरह से निकालेंगे तो ये जो वैल्यू अगर वेरीफाई होती है कि Q3 माइनस Q2 नॉट इक्वल टू Q2 माइनस Q1, तो इसमें वैषम्यता पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं बेटा पियर्सन का, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब ये क्या होता है कि पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, तो इन्होंने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया, एक तो माध्यिका किया, माध्य x बार माध्यिका और बहुलक, इनका प्रयोग किया, ठीक है। अब वैषम्य माप निकालें तो कैसे निकालते हैं, वैषम्य
माप निकाली जाए तो x बार माइनस x बार यानी माध्य में से बहुलक को माइनस कर दे तो ये बेसम क्या होती है, बेसम माप होती है। अब बेसम गुणांक, पियर्सन का बेसम गुणांक, पियर्सन का बेसम गुणांक क्या होता है बेटा, बेसम गुणांक होता है कि x बार माइनस और m नॉट यानी माध्य बहुलक, सॉरी माध्य माइनस बहुलक अपॉन ये किसका मान है बेटा, मानक विचलन का। ठीक है, तो ये मानक विचलन के बारे में भी बताऊंगा, कोई एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। ये माध्य की सहायता से होती है। ठीक है, प्रसरण निकालते थे और प्रसरण का वर्गमूल ले ले तो क्या निकलता है, माध्य निकलता है। अब देखो अगर यदि श्रेणी में विक्षेपण अधिक ना हो, क्या नहीं हो बेटा, अधिक विक्षेपण नहीं हो, तो क्या करेंगे, देखो इसमें ये जो गुणांक है तो इसमें क्या करेंगे कि हम जानते हैं, देखो माध्य नहीं बहुलक होता है, वो एक सूत्र पढ़ा था मैंने, लिखाया था बहुलक बराबर क्या होता है, माध्य माइनस 3 टाइम्स, फिर क्या होगा बेटा, माध्य माइनस माध्य का होता है, माध्यिका के बराबर होता है। अब इसको अरेंज कर लें तो m नॉट m हो और ये x बार माइनस 3 टाइम्स x बार माइनस और m e, ये माध्य के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 3 x बार माइनस m e और इक्वल टू माध्य माइनस कितना होगा, बहुलक, और या x बार माइनस बहुलक इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3 टाइम्स x बार माइनस मतलब माध्य माइनस माध्य का। अब इस वैल्यू को यहाँ रखें तो पियर्सन का बेसम गुणांक बेटा क्या होती है बेटा, क्या निकल आएगी, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स और x बार माइनस m e और ये मानक विचलन अपॉन मानक विचलन के बराबर, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें इसका जो मान है -3 वह 3 के मध्य होगा, कितने के बीच में होगा बेटा, -3 और 3 के बीच में होगा। किसका मान होगा बेटा, ये बेसम गुणांक से जो स्क्यूनेस का। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और आता है बाउले, एक आता है बाउले मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, अब इसने ये जो मैथमेटिशियन थे कि बाउले मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने प्रयोग में क्वार्टाइल को ऐड किया। किसको ऐड किया, क्वार्टाइल को। तो क्वार्टाइल निकाले उन्होंने कौन से, कि देखो Q1 Q2 और Q3। तो बाउले बेसम गुणांक बराबर क्या होता है बेटा, इसमें Q3 माइनस प्लस और Q1 माइनस 2Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, और Q3 और माइनस Q1, इससे आप मान निकालेंगे बेसम का। ठीक है, लेकिन इसमें मान जो होगा -1 वह 1 के मध्य होगा, किसके होगा मध्य, -1 और 1 के मध्य होगा। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट होगा कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट पे आप किस तरह से निर्भर करेगा ये बेसम। तो हमने निकाले थे, हम किसके बारे में कर रहे हैं, स्क्यूनेस के बारे में। तो स्क्यूनेस में उपयोग किए जाते हैं जो विषम म्यू1
ठीक है, μ1। तो मैंने आपको बताया था कि बीटा वन इक्वल टू कौन सा होता है, बीटा वन इक्वल टू क्या होता है बताइए। तो बीटा वन इक्वल टू होता है कि μ2 μ4 यानी μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 और 3 के बराबर हो गया, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। लेकिन बेटा इससे ये पता लगता है, इसमें केवल परिमाण निकाला जा सकता है, लेकिन इससे दिशा नहीं ज्ञात होती। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालेंगे कि गामा वन निकालेंगे, और गामा वन निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, बीटा वन से वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो गामा वन और इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो गई कि μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यू, और गामा वन इक्वल टू μ3 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, μ2 3/2। इससे निकालेंगे तो इससे क्या निकलेगी, दिशा निकलेगी। क्या निकलेगी, दिशा। कि यदि इसमें गामा वन की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है तो वैषम धनात्मक होगा, वैषम धनात्मक होगा, ठीक है। यदि इसमें गामा वन लेस देन 0 है तो वैषम ऋणात्मक होगा, वैषम ऋणात्मक होगा, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इससे तो केवल क्या निकलता है, परिमाण निकलता है, लेकिन दिशा नहीं निकलती, ठीक है। और इससे जब निकालेंगे वैल्यू तो इसमें से यदि वैल्यू जो है आपकी ग्रेटर देन 0 है तो वैषम धनात्मक होता है, और लेस देन 0 होता है तो वैषम ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। फाइव पॉइंट है आपका, देखो कर्टोसिस यानी ककूदता, ककूदता यानी कर्टोसिस, कर्टोसिस, ठीक है। ककूदता क्या होती है कि जब आपको बंटन दिए जाते हैं, कोई बारंबारता बंटन दिया जाए तो सबसे पहले वक्र का निर्माण करते हैं। तो वक्र का निर्माण करते हैं तो उसका जो कैसा प्रतिमान है, यानी उसकी आकृति कैसी बनी हुई है, यानी उसके शीर्ष पर निर्भर करती है कि उसका शीर्ष कैसा होता है। शीर्ष 3 प्रकार के होते हैं बेटा। नंबर 1, एक तो नुकीला होता है, एक कैसा होता है, नुकीला, नुकीला शीर्ष, और दूसरा होता है चपटा, चपटा शीर्ष, और तीसरा होता है प्रसमान, प्रसमान, ये तीसरा होता है, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बना देते हैं। देखो ये हो गया आपका चपटा, और ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया बेटा नुकीला। तो ये ए और ये बी और ये सी, तीनों हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको कहते हैं नुकीला, इसको क्या कहेंगे बेटा, नुकीला, नुकीला शीर्ष। और ये होता है प्रसमान, और इसको कहते हैं चपटा, चपटा शीर्ष। तो इसको नुकीले शीर्ष को हम क्या कहते हैं, इसमें लेप्टोकर्टेसिस, क्या कहेंगे इसको, ये बनती है लेप्टोकर्टोसिस, कर्टोसिस, और ये बनता है नॉर्मल। और इसको जो चपटा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटी, प्लेटी कर्टोसिस, ठीक है बेटा। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी माप निकालें, क्या निकालें, इसकी माप निकालेंगे। तो माप कैसे निकाली जाएगी, देखो माप किस पर निर्भर करती है, इसकी जो माप करती है, जो कर्टोसिस की यानी कदूदता की जो माप है वो आपकी द्वितीय आघूर्ण और चतुर्थ आघूर्ण पर निर्भर करती है। तो देखो μ2 और μ4 पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा कि बीटा 2 निकालें। तो क्या होगा बेटा कि μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर होता है, और गामा 2 की जो वैल्यू निकलेगी वो कितना होगा बेटा, बीटा 2 माइनस कितना हो जाएगा, और 3 के बराबर होगा। आप इस वैल्यू को यहाँ रखें तो गामा 2 इक्वल टू बीटा की वैल्यू होगी बेटा μ4 अपॉन और μ2 स्क्वायर माइनस 3, और μ4 माइनस 3 टाइम्स μ2 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर के बराबर होगी। देखिए गामा 2 की वैल्यू आ गई है आपकी, ठीक है, और ये बीटा 2 की वैल्यू हम डिफाइन कर चुके हैं। अब हम एक रिलेशन देखते हैं, ठीक है।
यदि पहला रिलेशन है, यदि बीटा इक्वल टू 3 हो, बीटा की वैल्यू कितनी हो, बीटा 2 की वैल्यू आई है आपकी कितनी 3, और गामा 2 की वैल्यू 0 हो तो शीर्ष प्रसमान होगा, ठीक है, प्रसमान होगा। दूसरा है इसमें, यदि बीटा टू इज़ ग्रेटर देन कितना है, इसमें 3 हो, और गामा 2 इज़ ग्रेटर देन 0 हो तो शीर्ष नुकीला होगा। तीसरा है इसमें, यदि बीटा 2 लेस देन 3 हो और बीटा 2 इज़ लेस देन 0 हो, सॉरी गामा 2 हो तो शीर्ष चपटा होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपकी बात समझ में आ गई ना। एक और है, एक पॉइंट और रह गया है इसमें, शेपर्ड्स करेक्शन ऑफ ग्रुपिंग, यानी शेपर्ड का समूहन संशोधन क्या होता है। देखो बेटा, इन्होंने बताया, अपने प्रयोग में बताया कि जब हम आघूर्णों का मान ज्ञात करते हैं, कौन से आघूर्ण, μ1, μ2, μ3 और μ4 और भी जो है, ये आघूर्णों का मान ज्ञात करते हैं, तो ज्ञात करते समय जब भी ज्ञात किए जाते हैं तो वो किस पर निर्भर करते हैं, एक तो वर्ग अंतराल के मध्यमान पर निर्भर करते हैं और बारंबारता पर निर्भर करते हैं। लेकिन जबकि हम देखा जाए कि जो पद होते हैं वो उस ग्रुप के अंदर फैले हुए होते हैं, ठीक है, और जबकि बारंबारता किस पर निर्भर करती है, जब निकालते समय मध्यमान पर निर्भर करती है, तो इससे इसमें त्रुटि रह जाती है, जिसको समूहन यानी त्रुटि कहा जाता है, यानी उस ग्रुप त्रुटि भी कहा जाता है, और इसमें एक क्या है, ग्रुप त्रुटि भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ताकि जो आघूर्णों के मान शुद्ध से शुद्ध प्राप्त करें होने चाहिए, शुद्ध से शुद्ध प्राप्त हों, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने 2 नियम बताए। वो पहला नियम ये बताया कि जो वर्ग अंतराल है वो कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और बारंबारता का जो मान है वो चरों के दोनों ओर शून्य को अग्रसर होना चाहिए। अगर ये बातें, अगर हम इसको निर्भर करें, बातों को माने, तो आपको शुद्ध आघूर्ण प्राप्त होंगे, ठीक है। तो शुद्ध आघूर्ण प्राप्त होंगे तो कौन सा है, एक तो आपका μ2 है, तो μ2 माइनस 1/2 और h²/12 से निकालते हैं, ठीक है। दूसरा है μ3 इक्वल टू μ3 और μ4 इक्वल टू हो जाता है आपका μ4 माइनस 1/2 h² और μ2 और प्लस 7/240 और h⁴, जहाँ h क्या है, वर्ग अंतराल है, ठीक है। और इससे जो है आपके शुद्ध मान प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे जो है इससे जो संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।